हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी, जो आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। क्वेश्चन, ऑप्शन और कॉन्टेंट जो आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। और इसका कंप्लीट पीडीएफ में आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मिलेगा। जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्ट अपने कंप्लीट पीडीएफ के लिए। पीडीएफ में याद रखिएगा आपको पूरे पार्ट मिलेंगे, 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 1 ईयर का आरबीआई सर्कुलर नहीं देखा है, जिसमें हमने जनवरी से दिसंबर 2024 तक के सभी आरबीआई सर्कुलर्स कवर किए हैं, वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। काफी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर। और इसका पीडीएफ भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर। और लास्ट 6 मंथ का, जिसमें हमने जुलाई से दिसंबर तक का कंप्लीट बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस लिया है, ये आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। अलग अलग टॉपिक के साथ कवर की गई है सारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। ये काफी हेल्पफुल है आपके आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए। ये दोनों ही, ये जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ है आपको हिंदी इंग्लिश यानी कि बायलिंगुअल मिलने वाला है, टॉपिक वाइज मिलने वाला है। फाइनेंशियल न्यूज आपको टॉपिक वाइज कैसे रहेंगी, जैसे आपकी आरबीआई न्यूज है, एसबीआई न्यूज है, जीडीपी प्रेडिक्शंस है, अपॉइंटमेंट्स है, एक्सेट्रा। इस तरह से आपके अलग अलग टॉपिक के साथ कवर की गई है जुलाई से दिसंबर 2024 तक की लास्ट 6 मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in 2024-25, which bank will host its first cybersecurity hackathon with the theme Code Against Malware? 2024-25 में कौन सा बैंक कोड अगेंस्ट मैलवेयर थीम के साथ अपना पहला साइबर सुरक्षा हैकाथन आयोजित करेगा? वो करेगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। PNB has launched its first cybersecurity hackathon 2024-25 with the theme Code Against Malware. The hackathon aims to address the rising threat of malware and enhance the national cybersecurity defenses. ठीक है, तो PNB ने अपना पहला साइबर सिक्योरिटी हैकाथन 2024-25 लॉन्च किया है, जिसका थीम है कोड अगेंस्ट मालवेयर। जो हैकाथन है, इसका उद्देश्य है मालवेयर के बढ़ते खतरे को संबोधित करना और देश की साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा को बढ़ाना। तो याद रखिएगा, जो थीम है कोड अगेंस्ट मालवेयर, ये रहेगा थीम। किस बैंक ने लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने 2024-25 में कोड अगेंस्ट मालवेयर थीम के साथ अपना पहला साइबर सुरक्षा हैकाथन आयोजित किया है। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, फाउंडेड इन 19th May 1894, हेडक्वार्टर दिल्ली, और अभी प्रेजेंट में एमडी सीईओ है अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most recent significant bank to leave the Climate Finance Alliance in JP Morgan Chase, the biggest bank in the United States by assets, which has left the Net Zero Banking Alliance NZBA. How many Indian banks are part of the Net Zero Banking Alliance at the moment? पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि जलवायु वित्त गठबंधन छोड़ने वाला सबसे हालिया महत्वपूर्ण बैंक जेपी मॉर्गन चेस है, जो परिसंपत्तियों के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, जिसने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस को छोड़ दिया है। इस समय पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस समय कितने भारतीय बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का हिस्सा हैं? तो वो है जीरो, कोई भी नहीं है, जीरो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। JP Morgan Chase, the largest US bank by asset, the asset has left the Net Zero Banking Alliance NZBA, the latest major bank to exit the Climate Finance Alliance.
इंडियन बैंक्स की बात करें, नो इंडियन बैंक्स आर करेंटली मेंबर ऑफ द NZBA, फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। पर्पस ऑफ NZBA, क्या पर्पस है इसका? The Net Zero Banking Alliance is a UN-governed bank-led group of global banks committed to aligning their lending, investment, and capital markets activities with net zero greenhouse gas emissions by 2050. It serves as a climate accelerator for the UNEP Financial Initiatives Principle for Responsible Banking (PRB). ठीक है, Principles for responsible banking. Indian banks, no Indian banks are currently member of the NZBA. ठीक है, तो प्रेजेंट में कोई भी इंडियन बैंक मेंबर नहीं है किसका? NZBA का, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। ओके, जेपी मॉर्गन सेज की बात करें तो फाउंडेड इन 1 दिसंबर 2000, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, चेयरमैन एंड सीईओ हैं जेमी डिमॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an important turning point in Exim Bank of India global fundraising efforts was reached when the bank raised $1 billion through a 10 years US dollar denominated bond. What percentage was the bonds price? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के वैश्विक धन उगाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब बैंक ने 10 वर्षीय यूएसडी मूल्यवान बॉन्ड के माध्यम से $1 बिलियन जुटाए। बॉन्ड की कीमत कितने प्रतिशत थी ये पूछा गया है, वो है 5.63%। Exim Bank of India raised $1 billion via 10 years US dollar denominated bond, marketing a significant milestone in its international fundraising efforts. The bond achieved the lowest ever spread of 100 basis points over 10-year US Treasuries for BBB rated issue in Asia. Pricing of the bond was priced at 5.63%, showcasing favorable investor confidence. Strong global confidence की बात करें, the issuance reflects the strong confidence of global investor in India economic prospects and sets a positive outlook for Indian issuer in international capital market in 2025. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक धन उगाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, यानी कि एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑन एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल फंडराइजिंग एफर्ट्स वाज रीच्ड व्हेन द बैंक रेज्ड $1 बिलियन थ्रू अ 10-year US dollar denominated bond. So what percentage was the bond's price? 5.63%. About the Exim Bank, established in 1982, headquarter Mumbai, Maharashtra, chairman and MD Harsha Bangari. It's a specialized financial institution that support India's international trade and investment. Next question. To provide a 3-in-1 account solution, Bajaj Broking, a division of Bajaj Finance Limited, has teamed up with Tamil Nadu Mercantile Bank. Where is the Tamil Nadu Mercantile Bank headquarter? पूछा गया है आपसे कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने एक विभाग बजाज ब्रोकिंग ने 3-in-1 अकाउंट समाधान प्रदान करने के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ एक मिलकर काम किया है। आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? Then what is the right answer? Option B, Thoothukudi is the right answer of this question. Bajaj Broking, a subsidiary of Bajaj Finance Limited, has partnered with Tamil Nadu Mercantile Bank to offer a 3-in-1 account solution. What about the Tamil Nadu Mercantile Bank? Founded in 11th of May 1921, headquartered Thoothukudi, Tamil Nadu, MD CEO Seli Sukumaran Nair. Next question. In which year did the Reserve Bank of India announce the release of draft format for cooperative banks financial statement? What is the right answer? क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई ने किस वर्ष सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के लिए मसौदा प्रारूप जारी करने की घोषणा की है? 1981. 1981 the year
The RBI announced the release of draft format for cooperative banks' financial statements. The Reserve Bank of India stated that in terms of Section 29, read with Section 56 of the Banking Regulation Act 1949, cooperative banks are required to prepare a balance sheet and profit and loss account as on the last working day of the in the form set out in the third schedule of the Banking Regulation Act 1949. These forms were notified in 1981. तो बोला गया है कि आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ धारा 29 के अनुसार सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों में वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता तैयार करना आवश्यक है और इन प्रपत्रों को 1981 में अधिसूचित किया गया था. Next question. When will the Ministry of Finance new tax rule allow buyers to avoid tax deductions on purchases from IFSC sellers? पूछा गया है वित्त मंत्रालय का नया कर नियम कब खरीदारों को IFSC विक्रेताओं से खरीद पर कर कटौती से बचने की अनुमति देता है. राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2025. The Ministry of Finance new tax rules effective from 1 January 2025 allow buyers to avoid tax deductions on purchases made from sellers operating within International Financial Services Centers IFSC. Simplifications of tax deductions process. The rule simplifies the tax deductions process for buyers provided they follow specific guidelines. तो वित्त मंत्रालय का नया कर नियम जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा खरीदारों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSC के भीतर काम करने वाले विक्रेताओं से की गई खरीद पर कटौती से बचने की अनुमति देता है. कर कटौती प्रक्रिया का सरलीकरण. ये नियम खरीदारों के लिए कर कटौती प्रक्रिया को सरल बनाता है यानी कि टैक्स जो है उसको सरल बनाता है बशर्ते विशिष्ट जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many crores were invested in SMFG India Credit Company by Sumitomo Mitsui Financial Group SMFG through a right issue? Sumitomo Mitsui Financial Group द्वारा राइट्स इशू के माध्यम से SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी में कितने करोड़ का निवेश किया गया? ₹3000 crore is the right answer of this question. Sumitomo Mitsui Financial Group SMFG infused ₹3000 crore into SMFG India Credit Company via a right issue. Funds allocations of the ₹3000 crore, ₹300 crore was allocated to SMFG India Home Finance, a wholly owned subsidiary of SMFG India Credit. सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ने राइट्स इशू के माध्यम से SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी में 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया. ठीक है. फंड एलोकेशन की बात करें तो 3000 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ SMFG इंडिया होम फाइनेंस को आवंटित किया गया जो SMFG इंडिया क्रेडिट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. बात करें SMFG की. फाउंडेड इन 2 दिसंबर 2002, हेडक्वार्टर टोक्यो जापान. और चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है इसके? ताकेशी कुनिबे. और CEO है तोरू नाकाशिमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, NPCI, what is the full form? National Payment Corporation of India, enabled seamless mobility for 3.2 million Chennai MTC commuters via RuPay. Right answer, RuPay. तो हाल ही में NPCI ने रुपे के माध्यम से 3.2 मिलियन चेन्नई एमटीसी यात्रियों के लिए निर्बाध गतिशीलता सक्षम की है. The NPCI has partnered with Metropolitan Transport Corporation in Chennai to integrate RuPay on the go, a contactless payment solution for public transit.
National Common Mobility Card NCMC program. RuPay on the Go was launched under the National Common Mobility Card NCMC program, which aims to simplify public transit across multiple cities in India. About the NPCI, founded in 2008, headquartered Mumbai, Maharashtra, MDCO Delhi Pasbe. NPCI is an umbrella organization for operating retail payment and settlement system in India. It is an initiative of the RBI and IBA under the provisions of the Payment and Settlement System Act 2007 for creating a robust payment and settlement infrastructure in India. Next question. Recently, the World Bank is set to approve a $20 billion indicative lending package from Pakistan under how many year initiative known as the Pakistan Country Partnership Framework. पूछा गया है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से साझेदारी फ्रेमवर्क के रूप में जाने वाली अपनी कितने साल की पहल के तहत पाकिस्तान के लिए $20 बिलियन के सांकेतिक ऋण पैकेज को मंजूरी देने की तैयारी की है। राइट आंसर हो जाएगा 10 इयर्स। राइट आंसर 10 इयर्स, 10 साल। द वर्ल्ड बैंक is set to approve $20 billion indicative lending package for Pakistan under a 10-year initiative called the Pakistan Country Partnership Framework 2025 to 35. This funding package aims to safeguard funded projects from political transitions and focus on 6 key areas to improve social indicators in Pakistan. तो विश्व बैंक पाकिस्तान देश से भागीदारी रूपरेखा 2025 से 35 तक नामक एक 10 वर्षीय पहल के तहत पाकिस्तान के लिए $20 बिलियन के सांकेतिक ऋण पैकेज को मंजूरी देने के लिए तैयार है और इस वित्त पोषण पैकेज का उद्देश्य वित्त पोषित परियोजनाओं को राजनीतिक बदलावों से बचाना और पाकिस्तान में सामाजिक संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। About the World Bank, founded in 7th of July 1944, headquartered Washington DC, US, President Ajay Banga. Next question. Which bank intends to introduce an instant loan program with a maximum loan amount of rupees 25 lakh for MSME, micro, small and medium sized enterprises? पूछा गया है कि कौन सा बैंक MSME के लिए 25 लाख रुपए की अधिकतम ऋण राशि के साथ तत्काल ऋण कार्यक्रम शुरू करने का इरादा रखता है। वो है पंजाब एंड सिंध बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, Punjab and Sindh Bank plans to launch an instant loan scheme for MSME with loans up to rupees 25 lakh. These schemes operate on a straight-through process (STP) running on a predefined business rule engine which automates the loan processing and sanctioning stages. तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने एमएसएमई के लिए 25 लाख रुपए तक के लोन के साथ एक त्वरित लोन योजना पर शुरू करने की योजना बनाई है। ये योजनाएं एक सीधी प्रक्रिया पर काम करती हैं जो एक पूर्व निर्धारित जो बिजनेस रूल इंजन है उस पर चलती हैं। बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक की। पंजाब एंड सिंध बैंक फाउंडेड इन 24th of June 1908, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। MDCO है स्वरूप कुमार साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the report, Finance Minister Nirmala Sitharaman emphasized banks' role in boosting rural growth through collateral-free loans. Which of the following areas does not fall under Gramin Bharat Mahotsav GBM 2025? पूछा क्या गया है कि रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संपार्श्विक मुक्त ऋण के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में बैंकों की भूमिका पर जोर दिया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ग्रामीण भारत महोत्सव GBM 2025 के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यूथ अफेयर्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सेक्टर पूछा गया है? वो है यूथ अफेयर्स।
Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman highlighted the crucial role of public sector banks in driving rural empowerment by providing collateral-free loans to small businesses and artisans through various central government schemes. Grameen Bharat Mahotsav GBM 2025 showcases India's rich cultural heritage and rural aspirations. Focuses on four key areas: GI tax, natural farming, women empowerment, and tribal welfare. Important line. Okay. About the Ministry of Finance, currently Cabinet Minister Nirmala Sitharaman, Minister of States Pankaj Chaudhary. Next question. Which department's secretary M. Nagaraju launched the redesigned e-auction portal BankNet in New Delhi? तो किस विभाग के सचिव एम नागराजू ने नई दिल्ली में पुनः डिजाइन किए गए ई नीलामी पोर्टल जिसका नाम है बैंकनेट का शुभारंभ किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. श्री एम नागराजू, सेक्रेटरी, Department of Financial Services, Ministry of Finance launched revamped e-auction portal BankNet in New Delhi. This platform consolidates information on e-auction properties from all public sector banks and offer a one-stop destination for buyers and investors to discover a wide range of assets. तो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम नागराजू ने नई दिल्ली में संशोधित ई नीलामी पोर्टल जिसका नाम है बैंकनोट ये लॉन्च किया है. ये प्लेटफॉर्म सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ई नीलामी संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है और खरीदारों और निवेशकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की खोज करने के लिए वन स्टॉप गंतव्य प्रदान करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which bank has introduced patrons and Har Ghar Lakpati, two new deposit schemes for senior citizens aged at 80 and above? किस बैंक ने 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पैट्रन्स और हर घर लखपति नामक दो नई जमा योजनाएं शुरू की हैं? राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये की है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड टू न्यू डिपॉजिट स्कीम्स, हर घर लखपति एंड पैट्रॉन्स. हर घर लखपति स्कीम के बारे में जानकारी. टाइप्स किस तरह का रहेगा? प्री कैलकुलेटेड रिकरिंग डिपॉजिट. ऑब्जेक्टिव accumulate a sum of ₹1 lakh or its multiple. Target simplifies achieving financial goals by helping customers plan and save effectively. Eligibility available to minors, encouraging early financial planning and saving habits. Tenure, minimum tenure is 12 months, maximum tenure is 120 months, यानी कि 1 year minimum, 10 year maximum. Patron scheme, type term deposit product. Target audience, senior citizen aged 80 years or above. Interest rates, offer enhanced interest rates compared to regular fixed deposit. Eligibility available to both new and exiting form deposit customer. Term deposit customers. Next question. Which bank has implemented tab-based digital onboarding for NRI and NRE account opening? तो किस बैंक ने NRI और NRE खाता खोलने के लिए TAB आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग लागू की है? वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने. किसने की है? SBI is the right answer. SBI has launched a tab-based digital onboarding process for NRI to facilitate the opening of NRE non-resident external and NRO non-resident ordinary accounts. तो SBI ने NRI के लिए NRE और NRO खाते खोलने की सुविधा के लिए TAB आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है. About the SBI, founded on 1st July 1955, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर. चेयरपर्सन है CS सेट्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Recently, the Federal Bank, one of India's largest private sector banks, has launched FedOne, a new digital transaction banking platform. What company powers the platform? Right answer, Nucleus Software. तो हाल ही में भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में से एक फेडरल बैंक ने फेडवन नामक एक नया डिजिटल लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को कौन सी कंपनी संचालित करती है? वो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। Federal Bank, one of India's largest private sector bank, launched FedOne, a new digital transaction banking platform. The platform is powered by Nucleus Software Phoenixia solution. Implementation timeline: the platform was implemented after a 10 months collaboration between Federal Bank and Nucleus Software. Important information regarding the Federal Bank: headquarter Aluva, Kochi, Kerala. MD and CEO KVS Manian, or tagline, your perfect banking partner. Next question. As per the report, the National Bank for Financing Infrastructure and Development NABFID is the authorized by the RBI to function as an all India financial institute in the financial markets. When was the NABFID Act established? Right answer 2021. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार NABFID को आरबीआई द्वारा वित्तीय बाजारों में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। NABFID अधिनियम कब स्थापित किया गया था? 2021 में स्थापित किया गया था। On 1st of January 2025, the RBI issued a circular allowing the NABFID to participate as an AIFI, All India Financial Institutions, in the financial markets. NABFID establishment: NABFID was established under the NABFID Act 2021 as the primary institutes for infrastructure financing in India. About the NABFID, established in 2021, headquarter Mumbai, Maharashtra, और chairman है KV Kamath. Next question. Recently, the Reserve Bank of India updated housing finance regulations and requires complete emergency withdrawal from NBFC deposit. How many days ahead of time must NBFC inform depositors of their deposit maturity as required by the RBI, which has shortened the notice period from 2 months? Right answer 14 days. Option C is the right answer. बोला गया है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त विनियमों को अपडेट किया है और एनबीएफसी जमा राशियों से आपातकालीन निकासी को पूर्ण करने की आवश्यकता बताई है। आरबीआई द्वारा अपेक्षित एनबीएफसी को जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की परिपक्वता के बारे में कितने दिन पहले सूचित करना चाहिए, जिसने नोटिस अवधि को 2 महीने से कम कर दिया है? तो वो है 14 दिन, 14 days. Starting 1st of January 2025, NBFC are required to return the full deposit amount to depositors within 3 months in case of an emergency withdrawal. Through such withdrawals will not accrue any interest. Maturity notifications: the RBI has mandated the NBFC notify depositors of their deposits maturity 14 days in advance, reducing the previous notice period from 2 months. तो 2 महीने से घटा कितना कर दिया है? 14 दिन. Recently, the RBI enforced stricter liquidity standards for housing finance companies that accept deposits. What percentage of their outstanding deposit must these companies have in liquid asset as of 1st of January 2025? तो हाल ही में आरबीआई ने जमा स्वीकार करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए सख्त तरलता मानक लागू किए हैं। 1 जनवरी 2025 तक इन कंपनियों के पास अपनी बकाया जमा राशि का कितना प्रतिशत तरल संपत्ति के रूप में होना चाहिए? तो वो है 14%. RBI has implemented revised norms requiring deposits taking housing finance companies HFCs to maintain higher level of liquid asset against their deposit. Effective from 1st of January 2025, these companies must hold liquid asset equivalent to 14% of their outstanding deposit.
तो आरबीआई ने संशोधित मानदंड लागू किए हैं जिसके तहत जो है वो जमा स्वीकार करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अपनी जमा राशियों के मुकाबले अधिक तरल संपत्ति में बनाए रखने की आवश्यकता होगी और 1 जनवरी 2025 से प्रभावी इन कंपनियों को अपनी बकाया जमा राशियों के 14% के बराबर तरल संपत्ति रखनी होगी। ठीक है, लिक्विड एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in financial year 25, which bank wants to keep its net interest margin NIM at 3.4% with a potential variance of plus minus 10 minus 15 basis point? Right answer, Indian Bank is the right answer. Indian Bank aims to maintain a 3.4% net interest margin in financial year 25 with a possible variation of plus minus 10 minus 15 basis points factor supporting NIM maintenance. Loans linked in external benchmarks will reprice immediately when interest rates decline, helping to manage interest income. Around 55 to 60% of the bank's loans are linked to the marginal cost of funds based lending rate MCLR, providing a hedge. The bank has a strong investment portfolio with yields over 7%, which will support its margin. Next question. Which bank has authorized the issuance of a long-term bonds worth up to 10,000 crore rupees to fund affordable housing and infrastructure प्रोजेक्ट? तो किस बैंक ने किफायती आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक के दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करने को अधिकृत किया है? वो है IDBI बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. IDBI Bank has approved the issuance of long-term bonds to finance infrastructure and affordable housing projects rising up to 10,000 crore. About the IDBI Bank, founded in 1st of July 1964, headquartered Mumbai, Maharashtra, MD CEO Rakesh Sharma. The IDBI Bank Limited is a scheduled commercial bank under the ownership of the LIC and Government of India. It was established by the Government of India as a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India in 1964 as Industrial Development Bank of India, development finance institutions which provide financial services to the industrial sector. Next question. Recently, who chaired the finance ministry meeting urging public sector banks and insurance firms to expedite the resolutions of public grievances? तो हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों से सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में तेजी लाने का आग्रह किया गया है? M. Nagaraju. Option B is the right answer of this question. The Finance Ministry asked public sector banks and insurance firms to speed up the resolutions of public grievances. The meeting was chaired by Financial Services Secretary M. Nagaraju and included complaints, PSBs, public sectors, insurance companies and regulators. तो वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों से सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव M. नागराजू ने की और इसमें शिकायतकर्ता, PSB, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और नियामक शामिल थे। What about the Ministry of Finance? Important information. कैबिनेट मिनिस्टर प्रेजेंट में निर्मला सीतारमण, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ICICI Prudential Life Insurance and Reinsurance Group of America RGA has introduced a new health insurance product. How long does ICICI Prudential wish premium guarantee help customers better plan their premium payments? ICICI Prudential Life Insurance और री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका ने एक नया स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट पेश किया है. ICICI प्रू विश की प्रीमियम गारंटी कितने समय तक ग्राहकों को अपने प्रीमियम भुगतान की बेहतर योजना बनाने में मदद करती है? ऑप्शन डी 30 years is the right answer of this question. ICICI Prudential Life Insurance has partnered with Reinsurance Group of America to launch a unique health insurance product, premium guarantee and payment flexibility. ICICI Pru Wish offer a premium guarantee for 30 years, helping customers plan their premium payments part better.
तो अबाउट द ICICI Prudential Life Insurance, founded in 2000, headquartered Mumbai, Maharashtra. MD CEO Anup Bagchi. It was established as a joint venture between ICICI Bank Limited and Prudential Corporation Holding Limited. Next. The Reserve Bank of India has released guidelines for reporting transactions involving gold derivatives to the Clearing Corporation of India Limited Trade Repository. Which section of the RBI Act 1934 gives the RBI the authority to issue these guidelines? तो पूछा गया है कि आरबीआई ने गोल्ड डेरिवेटिव से जुड़े लेन देन की रिपोर्टिंग के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्रेड रिपोजिटरी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 की कौन सी धारा आरबीआई को ये दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार देती है? सेक्शन 45W। ठीक है। आरबीआई मैंडेट्स द ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 banks reports gold derivatives transactions to the Clearing Corporation of India Limited Trade Repository. Legal framework: these guidelines are issued under the powers vested in the RBI under Section 45W of the RBI Act 1934, Foreign Exchange Management Act 1999 and Banking Regulation Act 1949. तो आरबीआई ने अधिकृत डीलर श्रेणी 1 बैंकों और गोल्ड डेरिवेटिव लेन देन की रिपोर्ट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्रेड रिपोजिटरी को देने का आदेश दिया है। कानूनी ढांचा: ये दिशा निर्देश आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45W, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई को दी गई शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A pilot project to offer unsecured loans to GIG workers has been launched by the RBI, Reserve Bank of Innovation Hub (RBIH) in collaboration with VVFI Finance. When was VVFI established? RBIH ने VVFI Finance के सहयोग से गिग वर्कर्स को असुरक्षित ऋण देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। VVFI की स्थापना कब हुई थी? 2016 में, 2016। The Reserve Bank of India Innovation Hub (RBIH) has partnered with VVFI Finance to launch a pilot project aimed at providing unsecured loan to GIG workers. Unified Lending Interface (ULI) is a digital public infrastructure designed to provide lenders with access to critical financial, non-financial, and alternative data for informed credit decisions. VVFI India was founded by Anil K. Pinapala and Srinath Kompela in 2016. तो RBIH ने गिग वर्कर्स को असुरक्षित ऋण प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए VVFI फाइनेंस के साथ साझेदारी की है और ULI डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है जिसे ऋणदाताओं को सूचित ऋण निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और गैर वित्तीय और वैकल्पिक डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। VVFI इंडिया की स्थापना अनिल के पिनापाला और श्रीनाथ कोम्पेला ने 2016 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the RBI, Governor Sanjay Malhotra expressed optimism about India's economic future by pointing to strong business and consumer confidence in 2015. What percentage of GDP growth did India record in the second quarter of financial 24 after a 6-month growth in the first half of the fiscal year? Right answer 5.4%. आरबीआई के अनुसार गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 2025 में मजबूर व्यापार और उपभोक्ता विश्वास की इशारा करते हुए भारत की आर्थिक भविष्य के बारे में आशावाद व्यक्त किया है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6% की वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में भारत ने 5.4% जीडीपी वृद्धि की है। Despite the global uncertainties, RBI Governor Sanjay Malhotra is optimistic about India's economic prospects, citing high consumer and business confidence in 2025 and expecting an improvement in the second half of the financial year. Growth in inflation: India recorded a slowdown in GDP growth to 5.4% in quarter 2 of financial year
24 with a 6% growth in the first half of the fiscal year. तो कंप्लीट हुआ हमारा जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी कवर करेंगे और आप इसका कंप्लीट पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से ले सकते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।